Good morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 14 nature calamities. प्रीवियस 2 पीरियड से हम ये लेसन का रिवीजन कर रहे हैं। अलग अलग कैलेमिटीज़ के बारे में हम डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था ड्राउट एंड साइक्लोन। उसके बाद हमने ड्राउट के बारे में स्टडी किया था। फिर लास्ट पीरियड में हमने अर्थक्वेक के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो कब सीवियर अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 में सीवियर अर्थक्वेक आया था। बहुत लोग होमलेस हो गए थे, 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे और लाखों लोग अपने घर से दूर हो गए थे। बहुत लॉन्ग टाइम तक उनको ग्राउंड में रहना पड़ा था टेंट बनाकर, और बहुत ही वो पूरा बहुत ही नुकसान हो गया था। उनके घर की सारी चीज़ें चली गई थी, गहने हैं, कपड़े, पैसे, खाना पीना सब कुछ इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक है जिसको सालों तक कोई नहीं भूल पाएगा। ठीक है, आफ्टर एन अर्थक्वेक पीपल हैव टू लिव इन टेंट फॉर मैनी वीक्स until they can build their house again। अर्थक्वेक होने के बाद लॉन्ग टाइम तक उनको टेंट में रहना पड़ा, जब तक उनका घर नहीं बना तब तक। जापान इज़ वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। जापान जैसे हम हेड क्वार्टर बोल सकते हैं ना, उस तरह का है कि वहाँ पर बहुत अर्थक्वेक आते हैं। और अब तो हमारे गुजरात में भी अर्थक्वेक कॉमन हो गए हैं। ओके, अब प्रिकॉशंस क्या करेंगे हम? अर्थक्वेक आता है तब हम क्या करेंगे? पढ़ने में ध्यान दो। पढ़ने में ध्यान दो। When that is an earthquake, जब अर्थक्वेक होता है तब। अब ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, हम उसको रोक नहीं सकते, पर हम उसकी इफेक्ट कम कर सकते हैं, कम से कम लॉस हो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब अर्थक्वेक होता है तब क्या करना है? जब अर्थक्वेक होता है, एन अर्थक्वेक कैन बी फेल्ट बाय शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एंड स्वेलिंग ऑफ फैंस और पिक्चर्स ऑन द वॉल। हमें कैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक हुआ? तो जो ग्राउंड है वो शेक करने लगता है, मतलब हिलने लगता है। फिर हमारे घर में जो अगर कोई फोटोज़ लगाए हैं वो हिलने लगते हैं, फैन है फैन हिलने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं अर्थक्वेक के। रन आउट ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली इफ़ यू फील एन अर्थक्वेक। जब आपको लगे कि अर्थक्वेक आया है तब आपको क्या करना है? इमीडिएटली आपको घर से बाहर निकल जाना है। द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन व्हेन एन अर्थक्वेक occurs in outside, away from buildings and tall trees where nothing will fall on you। अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना है? एकदम घर से बाहर भाग जाना है, ओपन ग्राउंड में चले जाना है, और कोई भी टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्री के नीचे नहीं खड़ा रहना है, क्योंकि अगर वहाँ खड़े रहोगे तो वो बिल्डिंग आपके ऊपर गिर सकती है, या अगर कोई बड़े ट्री के नीचे खड़े रहे तो वो बड़ा ट्री आपके ऊपर गिर सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर खड़ा रहना है कि आजू बाजू में कुछ भी ना हो, ओपन ग्राउंड हो, एकदम खाली हो, तो वहाँ पर आपके ऊपर कुछ भी गिरने का कुछ भी रिस्क नहीं रहता है। If you unable to run out, take refuge under a table to protect yourself from falling object। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो, इमीडिएटली आप घर के बाहर दौड़ के नहीं निकल सकते हो, तो क्या करना है आपको कि आपके घर में जो भी टेबल है उसके नीचे आप छुप जाओगे। तो क्या है कि अगर कुछ भी गिरेगा तो टेबल के ऊपर गिरेगा, आपको लगेगी नहीं। ठीक है, तो या कोने में चले जाने का, या तो कोई टेबल के नीचे ऐसे छुप जाने का, ऐसा हार्ड टेबल हो कि अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमारे घर का ही गिरता है
तो भी हमें वो लगे नहीं। An earthquake lasts for few seconds only. earthquake कोई घंटों तक नहीं चलता है, कुछ सेकंड के लिए ही होता है, पर वो इतनी सेकंड में भी कितना करोड़ों का हमें नुकसान कर सकता है। However, you should not enter any building even after the earthquake stop. अब देखो earthquake stop हो गया, फिर ऐसे नहीं कि तुरंत दौड़कर घर के अंदर घुस गए। आप वेट करो, क्योंकि आफ्टर शॉक भी आ सकता है। इसके लिए हम कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते कि अभी एक बार आ गया तो अभी सालों तक नहीं आएगा, या नहीं भी आएगा या तुरंत भी आ जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस है कि आप अर्थक्वेक पूरा होने के तुरंत ही घर में एंटर हो जाओ, शायद फिर से भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। There is always the danger of damaged portions falling after. या तो अगर अर्थक्वेक नहीं आता है, पर क्या हुआ कि अर्थक्वेक की वजह से आपके घर की दीवार में क्रैक्स हो गए और आप घर के अंदर गए और सडनली वो दीवार टूट गई, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। आप ऑल्सो स्मॉलर शॉक्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स, उसके बाद छोटे छोटे शॉक्स आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े अर्थक्वेक भी आते हैं, जिसको हम आफ्टर शॉक कहते हैं। शेक द ग्राउंड रिपीटेडली इवन सेवरल डेज आफ्टर द अर्थक्वेक, और कुछ दिन की बाद भी आ सकते हैं, मतलब हम इसके लिए प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर फोरकास्ट कर सकते तो कोई भी मर नहीं सकता, क्योंकि हम फोरकास्ट करके वो लोगों से घर खाली करवा लेते और उनको बचा सकते। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा था अर्थक्वेक का। अब नेक्स्ट टॉपिक सुनामी। Tsunami. Who can forget the tsunami disaster that occurred in several countries of South and Southeast Asia on 26 December 2004? कब, जैसे अर्थक्वेक की डेट याद रखी, वैसे इसकी डेट कौन सी है? 26 दिसंबर 2004। कहाँ पर हुआ था? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सुनामी का मतलब क्या है? सुनामी मीन्स जो सी होता है, दरिया होता है, उसके वेव्स की लेंथ बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास में जो भी गांव है, सिटीज़ है, वो सबको डुबा देता है, सबको अपने पानी, सब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, इसके इतने हाई वेव्स होते हैं। और who can forget the tsunami disaster that occurred in several countries of South and Southern Asia, जो कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 में हुआ था। It was one of the biggest natural calamity ever seen. Almost 3 lakh people were killed. 3 lakh people. लोग मर गए थे। आप अब ये देखकर ही पता चले कि ये कितना सीवियर होगा, सीवियर सुनामी होगी कि 3 लाख लोग मर गए थे। द वर्ल्ड सुना, अब हम ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सुनामी की। बोलना बंद रखो एकदम।
बंद है और काम पे ध्यान देगा। Tsunami. The word tsunami is a Japanese word. Tsunami Japanese word है जिसका मीनिंग है हार्बर वेव। हार्बर मतलब दरिया किनारा पर जो हार्बर बोलते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स को क्या पार्क किए हुए होते हैं। तो सुनामी इज द वर्ड, ये जो सुनामी वर्ड है वो जापानीज वर्ड है, उसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। A tsunami is a series of high waves in the water created by some disturbance। मतलब जब दरिया के अंदर earthquake आता है तब सुनामी होती है। यहाँ पर दो नेचर कैलेमिटी साथ में हो गई। The earthquake at the bottom of the sea created tsunami। सुनामी में टी साइलेंट होता है, हम टी सुनामी नहीं बोलते हैं, टी इज अ साइलेंट हियर। सुनामी, the earthquake under the sea created high waves on the sea and it created tsunami। और वो वाटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है उससे वो क्रिएट होता है। अंडर वाटर अर्थक्वेक आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी। अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के अंदर जब अर्थक्वेक होता है तब सुनामी होती है, वो मेन रीज़न है सुनामी का। The 2004 tsunami was also caused by an earthquake। जब ये 2004 में जब हुआ था सुनामी, तब भी वो earthquake की वजह से ही हुआ था। They also occur because of volcanic eruption of landslides under the sea। Volcanic eruption मतलब जो लावा है वो जब बाहर आता है उसकी वजह से भी सुनामी होने की पॉसिबिलिटी होती है। द वेव्स इन अ सुनामी कैन रेंज इन हाइट फ्रॉम 1 मीटर टू 20 मीटर और मोर। आप सोचो जो उसके वेव्स हैं, दरिया के जो वेव्स हैं उसकी हाइट कितनी बढ़ जाती है, 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक वो इतनी हाइट में वो जंप करते हैं। सम अदर सुनामी डिजास्टर आर एज फॉलोज। और दूसरी सुनामी कब कब हुई थी तो वो हम लिख देते हैं। ये मेन सुनामी जब हुई थी बहुत ही बड़ी, जिसको सीवियर सुनामीज कहते हैं, जो अभी 2004 की बात हमने कर दी, उसके अलावा ये तो इन द 1979 में हवाई सुनामी हुई थी। ओके, फिर 1964 में कामचटका पेनिनसुला सुनामी हुई थी और 1929 में कनाडा सुनामी हुई थी। ये सारी सीवियर सुनामीज है।
जिसमें बहुत ही डैमेज हो गया था। अब हमने सारी नेचुरल कैलेमिटीज स्टडी कर ली, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, सुनामी। अब जब भी कोई भी नेचर कैलेमिटीज आती है तो उसके लिए हमारी कंट्री में से किस तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि और पर उसके पहले हम कि जब भी नेचर कैलेमिटीज आती है तब हमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एनकरेज द पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली। हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हमें फेस तो करना ही है, हंसकर या रोकर। तो फिर हम हिम्मत से ही वो प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करें तो हमें थोड़ा पेन कम होगा और हम जल्दी से वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हेल्प एज मैनी पीपल एज यू कैन, हेल्प इन टेकिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। हमें दूसरे लोगों को हेल्प करनी चाहिए जितनी हमसे हो सकती है, और जो लोग इंजर्ड हैं उनको हमें हो सके उतने उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ये एक ह्यूमिलिटी है, मानवता है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान को मुसीबत में काम आता है। अब नेचर कैलेमिटीज़ में तो कोई अमीर आदमी है तो उसका भी घर बार टूट गया है, तो वो भी अभी एकदम रोड पर आ गया है, उसके पास ना अच्छे खाने पीना, कपड़ा, पैसे कुछ भी नहीं है, तो वो भी बहुत पुअर हो गया है, उसको भी हर तरह की चीज़ों की ज़रूरियात है। तो हमें उसी टाइम हमारे नेचर का पता चलता है कि हमारा नेचर कितना हेल्पफुल है। हम दूसरों का दुख दर्द देखकर कितना हमें पेन होता है और हम कितना दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, वही बात है। तो हमें तो करना ही है, पर हमें दूसरे लोगों को भी एनकरेज करना है कि आप भी आपसे जितना हो सकता है दूसरों को हेल्प करो, फिर दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। हेल्प इज मैनी पीपल यू कैन, जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हो आप हेल्प करो। कोई बेचारा इंजर्ड है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, तो 2-4 लोग उठाकर उसको हॉस्पिटलाइज करें तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और वो ठीक होने लगे। डू नॉट स्प्रेड पैनिक बाय स्प्रेडिंग रूमर्स मतलब अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए कि यहाँ तो ये हो गया ना वो, ऐसा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। सबको ज़्यादा डराना नहीं चाहिए कि यहाँ तो इतने लोग मर गए ना, अभी यहाँ तो इतने लोग मरे हुए पड़े हैं ना, अभी तो और दूसरा भी ऐसा नेचर कैलेमिटी होने वाली है, ऐसे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए हमें। कंट्रीब्यूट कैश, फूड, क्लोथ्स generously to the aggressors involved in relief work and encourage other people to do the same। अगर हमारे पास कुछ है, खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें हैं, कपड़े हैं, पैसे हैं, तो हमें जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उसको हमें वो सब देना चाहिए, और रिलीफ फंड में भी हमें इस तरह से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सारी जीवन ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए और उनकी लाइफ सेव हो जाए। इतना ह्यूमन्स तो करते ही हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है। बिसाइड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको NGO बोलते हैं हम, आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटीज। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। इवन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मतलब NGO, ये लोग भी जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह से हेल्प करते हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका ऐसा सिंबल होता है रेड वाला, डॉक्टरों का सिंबल होता है ना ऐसा प्लस, ये रेड कलर का सिंबल होता है रेड क्रॉस
सोसाइटी, तो वो किस तरह से हेल्प करती है। इन इज़ अ वॉलेंटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये सोसाइटी है, इसकी ब्रांचेस हैं जो लोगों को हेल्प करती है। तो वो किस तरह से हेल्प करती है वो हम समझेंगे। तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हेल्प इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्पिंग पीपल टू सेटल डाउन अगेन, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अभी तो ये मेडिकल डॉक्टर का सिंबल है इसमें, मेडिकल सर्विस, और हेल्प पीपल टू सेट अगेन, अगर किसी का घर बार चला गया है, कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर से रीसेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन, हर तरह से कंट्रीब्यूशन करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ये मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO, प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज एंड मेडिसिन, सेम लाइक मेडिकल सर्विस एंड मेडिसिन, इंजर्ड लोगों, नीडी लोगों को ये सब प्रोवाइड करता है। और अभी और एक है यूनिसेफ। यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करती है, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, UNICEF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब वो बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है और बच्चों के वेलफेयर, बच्चों के कल्याण के लिए वो पैसे को यूज़ करती है। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स अफेक्टेड पीपल्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये सोसाइटी काम करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, पहले तो हम ये टॉपिक ही समझेंगे कि फर्स्ट एड का क्या मतलब है। प्राथमिक सारवार, ओके, बेसिक ट्रीटमेंट बोलते हैं कि अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है या घर में किसी को कुछ लग गया है, कोई बेहोश हो गया है, किसी को कुछ लग गया है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया है, तो डॉक्टर को तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर को मिलने से पहले हम ऐसी थोड़ी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो पेशेंट को इमरजेंसी रिलीफ मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। जैसे हम अगर कोई जल गया है तो उसके बर्फ़ लगाते या ठंडा पानी डालते हैं उसके ऊपर, या एलोवेरा लगा देते हैं। फिर किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसके सर पे ठंडा पानी डालते हैं या बर्फ़ घिसने लगते हैं। फिर अगर कोई चलते चलते गिर गया और पैर में मोच आ गई तो हम वहाँ भी आइस का उसको मसाज देते हैं। बाद में डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उसको थोड़ा रिलीफ करवा देते हैं। When there is a calamity, many people get hurt. Some of them may get hurt seriously. They should be immediately rushed to a hospital for treatment, but others may be only slightly hurt. कुछ लोगों को थोड़ा सा ही लगता है तो उसको हम हाउस होल्ड ट्रीटमेंट देकर भी ठीक कर सकते हैं, और हम घर पर जो ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, तो ये लेसन में हमने सारे टॉपिक स्टडी किए, सारी नेचर कैलेमिटीज़ के बारे में स्टडी किया। फिर नेचर कैलेमिटी में हमको गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है, नॉन गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है, वो सारी सोसाइटी के नाम लिखे। फिर ये टॉपिक फर्स्ट एड मतलब ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन बिफोर गोइंग टू अ हॉस्पिटल। तो ये सारा आज हमारा ये लेसन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ओवर होता है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर नंबर 15 फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से स्टडी करेंगे। टिल देन यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।